तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर आर्क आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इंटर आर्क आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म विजन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लिस्टिंग डे पे क्या करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लिस्टिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट है वो ऑलरेडी लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे आ चुका है एंड उम्मीद है कि जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उनको अभी तक उनका रिफंड भी मिल गया होगा। एंड अगर जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको आज ही से इसका शेयर उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। एंड बात अगर फाइनली लिस्टिंग डेट के बारे में करें तो दोस्तों इसका लिस्टिंग आपको 26 अगस्त यानी मंडे को देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों लिस्टिंग डे को लेकर अब आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फिर चलिए हम लोग अपने वीडियो में और आगे बढ़ते हैं एंड लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आपको इस कंपनी के काम एंड इसके फंडामेंटल के बारे में रिसर्च करना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो अगर बात करते हैं इस कंपनी के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी अपने इंडस्ट्री में इस कंपनी को 45 साल से ज़्यादा का मार्केट एक्सपीरियंस है, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट वहीं अगर शॉर्ट में बात करें कि ये कंपनी काम क्या करती है तो दोस्तों ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी स्टील का वेयर हाउस बनाती है जो अलग अलग इंडस्ट्री में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। तो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अगर इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखने से पहले अगर एक बार हम इसके प्राइसमेंट पर नज़र डालें तो इसका प्राइसमेंट कहीं 850 रुपये से लेकर 900 के बीच में रखा गया था। तो अगर इस हिसाब से हम इसका ग्रे मार्केट में अगर डिमांड देखें तो अभी फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में 35 से 40% के आसपास डिमांड चल रहा है। यानी अगर 40% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 360 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 16 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से हमें लगभग 6000 रुपये तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसके जीएमपी में अगर 35 से 40% का डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें लगभग 5500 से लेकर 6000 रुपये तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर इतना जीएमपी को देखते हुए अगर हम इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो दोस्तों इसका लिस्टिंग हमें कहीं 1200 से लेकर 1250 रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों मैं यहाँ आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक अनुमानित प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो हो सकता है कि इस आईपीओ का लिस्टिंग हमें 50% के ऊपर भी देखने को मिल जाए या फिर इसका लिस्टिंग हमें 30% पे भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमें हर सिचुएशंस के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, और जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है क्या वो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में एंड कुछ रिस्क के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी तो फंडामेंटली हर तरह से स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं इसका आरओई एंड आरओसी दोनों ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के मुकाबले एंड अपने पीर के मुकाबले सस्ती वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है, जिसके ऊपर लोन भी काफ़ी कम है। यानी आप समझिए तो इसके ऊपर बिल्कुल ना के बराबर लोन है। वहीं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में इस कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस कंपनी को मार्केट में आए हुए 45 साल से ज़्यादा हो चुका है। वहीं ये कंपनी हर तरह का स्टील बिल्डिंग्स बनाती है, जैसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से लेकर हाई एंड बिल्डिंग सॉल्यूशंस तक,
जिसका यूज अलग अलग इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री एंड अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जाता है। वहीं कुछ क्लाइंट के साथ इस कंपनी का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, जो इस कंपनी को रेगुलर ऑर्डर भी देते रहते हैं। एंड बात दोस्तों अगर कंपनी के मैनेजमेंट टीम की करें तो दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें स्टील बिल्डिंग्स में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है। वहीं अगर इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो दोस्तों इस बिजनेस को रन करने के लिए काफ़ी हाई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। वहीं इस कंपनी का कारोबार बस इंडिया तक ही सीमित है, यानी अभी ये कंपनी अपना बिजनेस इंटरनेशनली चालू नहीं की है। एंड बात अगर सप्लाई चेन के बारे में करें तो दोस्तों इस कंपनी का रॉ मटेरियल ही स्टील है एंड उन रॉ मटेरियल के लिए ये कंपनी दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर सप्लायर जो है टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करता है तो उससे सीधा इस कंपनी का काम जो है इफेक्ट हो सकता है। वहीं इस सेक्टर में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी इस सेक्टर में बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी है जो बहुत कम मार्जिन पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वहीं कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो स्टील है एंड अगर इसके रॉ मटेरियल में ऊपर नीचे होता है तो सीधा इसका इफेक्ट हमें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें ओवरऑल कि ये कंपनी कैसी है, तो दोस्तों ये कंपनी तो मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये सब जो रिस्क है वो तो जनरली हर कंपनी के साथ बना रहता है, बट इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो इसके रिस्क से कहीं ज़्यादा है। तो अगर इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इसमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग हमें 50% के ऊपर देखने को मिलता है तब फिलहाल हमें इसमें फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। बट अगर इसका लिस्टिंग हमें 30% के आसपास देखने को मिलता है तब हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट याद रहे कि फ्रेश एंट्री बनाने से पहले एक बार इसका प्री मार्केट में डिमांड जरूर चेक कर ले। वहीं अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करे। क्या उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किए थे कि इस आईपीओ में तो आपको बस केवल लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो आपको अच्छा खासा 6000 के आसपास तक लिस्टिंग गेन अगर मिल रहा है तो इस आईपीओ से आप खुशी खुशी अपना लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। बट वहीं अगर आपने इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को अच्छे से एनालाइज किया है एंड फिर ये डिसीजन लिया है कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तो आप बिल्कुल इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा कर सकती है। बट वहीं मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने कैपिटल पर रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो चाहे तो वो अपना प्रॉफिट होल्डिंग कर सकते हैं, यानी जो भी उन्हें 6000 के आसपास तक प्रॉफिट मिल रहा है वो चाहे तो इस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं एंड बाकी बचा अपना कैपिटल जो 15000 के आसपास लगाए थे उनको वो कुछ शेयर सेल करके निकाल सकते हैं। यानी जिनको रिस्क नहीं लेना है वो अपना केवल प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है, क्योंकि अक्सर जल्दीबाजी में बनाए हुए डिसीजन गलत साबित होता है। तो आपके पास 9:45 से लेकर 10 बजे तक काफ़ी अच्छा खासा 15 मिनट का समय मिलेगा। तो आपको उस 15 मिनट में इस कंपनी का ओपनिंग प्राइस देखना है, इस कंपनी का प्री मार्केट में ही डिमांड देखना है एंड उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन बनानी है। एंड अगर आप प्री मार्केट का मेरा एनालिसिस चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग हर आईपीओ का प्री मार्केट में ही डिटेल से एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि खुलने के बाद ये आईपीओ ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, यानी क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड जिनके पास ये आईपीओ पहले से है तो क्या उन्हें इस आईपीओ को खुलते सेल कर देना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो अगर आप प्री आईपीओ हावर का मेरा एनालिसिस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।